सफर की कार में बैठे बड़े दादा से मिलने मासी जरीना के घर की जानिब रवाना थे। मुंजा वैली की टेढ़ी मेढ़ी पुरखतर सड़कों पर 10 मिनट के सफर के बाद कार एक मुजाफाती आबादी में पहुंच गई। कार रुकते ही जरीना फुर्ती के साथ कार से नीचे उतरी और खस्ता हाल मकान के दरवाजे पर पहुंची। घर काफी पुराना था मगर मजबूत बना हुआ था। अम्मा, ये मेरे साहब लोग हैं, बड़े दादा से मिलने आए हैं। बड़े दादा कहाँ हैं? सलाम के बाद जरीना ने अपनी अम्मा से पूछा। अपने कमरे में है। कौन है? अंदर से एक नकहा ज्यादा बूढ़ी आवाज बाहर निकली। बड़े दादा, मैं हूँ जरीना, आ जाओ। जरीना अंदर दाखिल हो गई। जरीना के पीछे मैं और जफर भी कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होकर मैंने देखा कि ये एक बड़ा सा कमरा है। कमरे के वसत में एक पुराना पलंग बिछा हुआ है जिस पर एक बूढ़ा आदमी तकिए से टेक लगाए बैठा एक किताब पढ़ रहा है। बड़े दादा, ये मेरे साहब लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप आराम से बैठे रहिए, मैं बड़े दादा के पलंग के पास होता हुआ बोला और बड़े दादा से हाथ मिलाया। बड़े दादा, ये आपसे राज, जरीना ने कहना चाहा मगर मैंने इसकी बात काट दी। जरीना, इस बारे में बात बाद में कर लेंगे, पहले बड़े दादा की खैर खैरियत तो पूछ लें। काफी देर तक मैं बड़े दादा से बातचीत करता रहा। हमारे दरमियान काफी बेतकल्लुफी हो गई। जफर खामोशी से बेटा हमारी बातचीत सुन रहा था। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? बड़े दादा, आप राजेश ओधा के मुतालिक क्या जानते हैं? क्या 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 नाम लिया तुमने? बड़े दादा मेरे मुंह से राजेश ओधा का नाम सुनकर जैसे उछल पड़े। राजेश ओधा? राजेश राजेश ओधा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया। तो तुम राजेश ओधा को कैसे जानते हो? बड़े दादा ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय खुद सवाल दाग दिया। आप आप बताइए, आप राजेश ओधा के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, पहले तुम बताओ, तुम राजेश ओधा का नाम कैसे जानते हो? बड़े दादा ने कतयत भरे लहजे में बोला तो मैंने एक ठंडी सांस भरी और फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर खामोश रहकर मैंने बड़े दादा को सीमा की हालत के मुतालिक बताया और ये भी बताया कि सीमा के मुंह से बेहोश होते हुए राजेश ओदा का नाम निकला था। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब है कि वो वापस आ गया। अपना इंतकाम लेने के लिए वो दोबारा इस दुनिया में वापस आ गया। बड़े दादा मेरी बात सुनकर बड़बड़ाने लगे। कौन था राजेश ओदा? बड़े दादा बताइए, कौन था राजेश ओदा? शैतान था वो, बहुत बड़ा शैतान। काली माता का भगत था, काली माता का पुजारी। बड़े दादा प्लीज मुझे बताइए, राजेश ओदा कौन था, क्या था? मैंने साइड टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरा और बड़े दादा को दिया। ये हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की बात है, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। हुंजा वैली के मशरिक के सिम काफी हिंदू घराने आबाद थे। वो हिंदू घराने अमनो आश्ती से अपने मजाहिब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी अपनी पंचायत थी और अपने फैसले करने में आजाद थे। हिंदू मत में जात पात की तकसीम बहुत गहरी है। ब्राह्मण इनकी सबसे ऊंची जात है, इसके बाद क्षत्रिय और वैश्य की जातें हैं, जबकि हिंदू मत में सबसे निचली जात शूद्र की है। शूद्र लोगों को हिंदू मत अछूत समझते हैं। अगर किसी शूद्र का साया भी किसी ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण को गंगा के पानी से नहाकर पाक होना पड़ता है। शूद्र को किसी भी हिंदू के बराबर भी बैठने की इजाजत नहीं थी। सीधी बात यह है कि हिंदू मत में शूद्र को इंसान ही नहीं समझा जाता। राजेश ओदा का ताल्लुक हिंदुओं की शूद्र जात से था। उसके माता पिता ऊंची जात के हिंदुओं के घरों की गलाजत उठाने का काम करते थे। राजेश गो के निचली जात का हिंदू था मगर वो बेहद ज़हीन था। इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। राजेश स्कूल जाना और पढ़ना चाहता था मगर इस वक्त सिर्फ ऊंची जात के हिंदू के बच्चे ही स्कूल जा सकते थे।
किसी निचली जात के हिंदू के बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था। लिहाजा राजेश स्कूल में दाखिला न ले सका, जिसका उसे बहुत मलाल था। राजेश बचपन ही से सारा सारा दिन काली माता के मंदिर में बैठा रहता और वहां बैठा मुख्तलिफ जाप करता रहता। लोग कहते हैं कि राजेश ने काला जादू सीख रखा था और वो काले जादू का माहिर था। राजेश का ताल्लुक गांव के दीगर लोगों से बराए नाम था। वो महीनों अपने घर भी नहीं जाता था, बस काली माता के चरणों में पड़ा रहता था। बड़े दादा यहाँ तक कहकर खामोश हो गए और मेरे चेहरे की जानिब देखने लगे। मेरे चेहरे पर फिक्र की गहरी शिकने थी। मैं गौर से बड़े दादा की बातें सुन रहा था। शकुंतला ब्राह्मण खानदान की लड़की थी। जाने कब शकुंतला और राजेश ओदा के दरमियान प्रेम का पौधा खिला और तनावर दरख्त बन गया। वो दोनों दुनिया की नजरों से छुप छुप कर मिलने लगे, मगर कब तक? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। वो दोनों भी पकड़े गए। जिस वक्त हिंदू लड़के इन दोनों को पकड़कर गांव में लाए, मैं भी वहां मौजूद था। ऊंची जात के हिंदू राजेश की इस जुर्रत पर बहुत सीख पा हुए कि उसने एक ऊंची जात की लड़की से प्रेम किया। वो बहुत तेज में थे। फौरन पंचायत बुलाई गई और पंचायत के मुखिया ने शकुंतला और राजेश को मौत की सजा का हुक्म दिया। इन दोनों को काली माता के मंदिर के सामने मैदान में लाया गया। उस वक्त अमावस की रात थी। गांव के लड़कों ने मशालें रोशन की, काली माता के मंदिर के सामने मैदान को रोशन किया। मुखिया के हुक्म पर राजेश और शकुंतला को जहर पिलाकर मृत्यु दंड दिया जाने लगा। मुखिया ने खुद आगे बढ़कर राजेश और शकुंतला के मुंह में जहर का प्याला उंडेला। राजेश ने काफी मजामत की, मगर हिंदू लड़कों ने इसका मुंह जबरदस्ती खोला और मुखिया ने राजेश के मुंह में जहर उंडेल दिया। जहर जैसे ही राजेश और शकुंतला के जिस्म के अंदर पहुंचा, वो दोनों तड़पने लगे। उनके मुंह और नाक से खून बह निकला, मगर इस हालत में भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। मगर जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते, लड़के इन दोनों की टांगें पकड़कर घसीट कर फिर दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते। राजेश और शकुंतला फिर एक दूसरे की जानिब रेंगते हुए बढ़ने लगते और लड़के इन्हें घसीट घसीट कर एक दूसरे से दूर करते रहे। मगर इन दोनों ने हिम्मत न हारी और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच गए और दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ऊंची जात के हिंदू ये कैसे गवारा कर सकते थे कि एक नीच जात का लड़का उनकी लड़की का हाथ पकड़े। लिहाजा ऊंची जात के हिंदुओं ने राजेश और शकुंतला के हाथों पर बेदरेक लाठियां बरसाई, मगर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। शकुंतला राजेश का हाथ पकड़कर अपने आप को घसीटती हुई राजेश के करीब आई और उसने राजेश के सीने पर सर रखा और आखिरी बार अपनी बंद होती आंखों से राजेश को देखा और राजेश के सीने पर सर रखकर दम तोड़ दिया। शकुंतला के मरते ही राजेश के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। राजेश का सारा जिस्म इसके अपने खून में नहाया हुआ था। राजेश ने अपने जख्मी हाथ बुलंद किए और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। राजेश के मंत्र पढ़ते ही हवाएं तेज चलने लगीं। दरख्तों से सूखे पत्ते गिरने लगे। हवाएं तेज तेज होती गईं। ऐसा लगा जैसे आंधी आ गई हो। तमाम लोग घबरा गए। हवा तेज से तेज होती जा रही थी। उसी वक्त राजेश ओदा जख्मी शेर की तरह दौड़ा। मुखिया, जिस तरह तूने मेरी शकुंतला को मृत्यु दंड दिया है, मैं तेरे सारे वंश को मृत्यु दंड दूंगा। याद रखना मुखिया, मैं लौट कर आऊंगा। जय काली माता, जय काली माता। राजेश की धमकी सुनकर सब लोग धक से रह गए। राजेश आसमान की जानिब देखकर फिर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आंधी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। मैदान में जलती हुई सारी मशालें बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। उसी वक्त काली माता के मंदिर का दरवाजा एक धमाके से खुला और मंदिर से एक तेज रोशनी निकली।
इस रोशनी ने मैदान के वसत में खड़े राजेश को अपने हिसार में ले लिया। तो राजेश के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वो रोशनी से हिसार में उड़ते हुए काली माता के मंदिर के अंदर चला गया। राजेश के मंदिर के अंदर जाते ही मंदिर का दरवाजा एक बार फिर अपने आप बंद हो गया। मंदिर का दरवाजा बंद होते ही आंधी चलना भी बंद हो गई और बुझी हुई तमाम मशालें खुद ब खुद जल गईं। मुझ समेत तमाम लोग ये सब देख कर सकते कि आलम में थे। हर शख्स डरा सहमा अपनी जगह खड़ा था। आखिरकार कुछ देर बाद चंद बहादुर नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़कर काली माता के मंदिर का दरवाजा खोला। मंदिर का दरवाजा खुला तो सब धक से रह गए क्योंकि मंदिर के अंदर राजेश मौजूद नहीं था। हालांकि मंदिर में जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो दरवाजा, मगर दरवाजा तो बंद था। आखिर राजेश कहाँ चला गया, ये बात मजमे में खड़ा हर शख्स सोच रहा था। फिर मुखिया हिम्मत करके मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ चंद और लोग भी मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि काली माता के चरणों में एक मूर्ति पड़ी है। आधी फीट लंबी वो सिया मूर्ति काली माता के चरणों में इस तरह पड़ी हुई थी जैसे काली माता के चरणों में माता टेक रही हो। मुखिया हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने वो सिया मूर्ति उठाकर सीधी की तो सब हैरान रह गए क्योंकि इस सिया मूर्ति की शक्ल राजेश ओदा से बहुत मिल रही थी। सब लोग डर गए मगर मुखिया ने हिम्मत दिखाई और उस लड़कों को लकड़ियां जमा करके आग दिखाने को हुक्म दिया। मिनटों में काली माता के मंदिर के बाहर आग दिखाई गई। मुखिया ने वो मूर्ति आग में डाल दी। आग काफी देर तक जलती रही। जब आग बुझी तो सब हैरान रह गए क्योंकि आग ने मूर्ति को जलाया नहीं। आग में काफी देर रहने के बावजूद इस मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर मुखिया के कहने पर चंद नौजवानों ने मूर्ति पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए मगर इन पत्थरों की जरबों ने भी मूर्ति को कोई कसर नहीं पहुंचाया। तो आखिर पंचायत के बड़ों के फैसले पर मूर्ति को दूर जंगल में एक गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया। इस वाक़े के बाद सब लोग काफी अरसे डरे सहमे रहे। हर रात लोगों का ख्याल होता कि राजेश वापिस आ जाएगा। और हिंसा के बहुत से हिंदू भारत चले गए। इन जाने वालों में मुखिया भी शामिल था। बड़े दादा एक बार फिर खामोश हो गए। इसका मतलब है वो मूर्ति जो सफर के घर के गार्डन से मिली वो राजेश ओझा की है। मैं बड़बड़ाया तो बड़े दादा इस बात में सर हिलाने लगे। यानी राजेश ओझा ने अपनी काली शक्तियों से अपनी मौत को टाल दिया और खुद को एक मूर्ति में कैद कर लिया। मैं फिर सोचते हुए बड़बड़ाने लगा। हाँ, राजेश ओझा काली शक्तियों का माहिर था। वो काली माता का सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा पुजारी था। मेरी बात सुनकर बड़े दादा भी बोल उठे, मगर राजेश ने सीमा पर ही क्यों कब्जा किया? जफर जो इतनी देर से हमारी बातें सुन रहा था बोल उठा, तो ये सोचने की बात है, शायद इसलिए इसने सीमा पर कब्जा किया कि सीमा एक औरत है और अपनी मौजूदा हालत की वजह से कमजोर भी है। मैंने सीमा के हमला होने की जानिब इशारा करते हुए जफर को जवाब दिया। राजेश ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? जफर ने इस वाक्य को याद करते हुए पूछा। जब सीमा के अंदर मौजूद राजेश ने जफर का गला दबाकर मारना चाहा। कहीं तुम्हारा ताल्लुक मुखिया के घराने से तो नहीं? मैंने जफर से पूछा। नहीं, हम लोग ईरानी हैं और मेरे आबा अजदाद बरसों पहले लाहौर आकर आबाद हो गए थे। जफर ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुखिया और उसके खानदान का क्या हुआ? मैंने बड़े दादा से पूछा। मुखिया तो तकसीम के वक्त भारत चला गया था, बड़े दादा ने जवाब दिया। और मुखिया के घर वाले? मुखिया की बीवी का ध्यान तो राजेश के वाक़े से काफी अरसे पहले हो गया था। मुखिया के घर में मुखिया और उसका इकलौता बेटा विक्रम ही रह गया था। मुखिया का बेटा विक्रम भी क्या भारत चला गया था? मैंने पूछा। राजेश के वाक़े के बाद विक्रम लाहौर पढ़ने गया हुआ था। वो लाहौर ही में था जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ। कहने वाले कहते हैं कि मुखिया भारत जाते समय अपने बेटे को भी लाहौर से भारत ले गया था। मगर, बड़े दादा कहते कहते रुक गए। मगर क्या?
कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम को लाहौर में किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उसने इस्लाम कबूल करके उस मुसलमान लड़की से शादी कर ली थी और लाहौर में ही रहने लगा था। हुंजा से जाने के बाद मुखिया ये विक्रम कभी हुंजा नहीं आए, बड़े दादा ने बताया। अब इस बात की तस्दीक कैसे होगी कि विक्रम लाहौर में रुक गया था या अपने पिता के साथ भारत चला गया था? मैंने सोचते हुए कहा, अब शायद इस बात की तस्दीक ना हो सके। हिंदुस्तान की तकसीम को बेशुमार साल गुजर चुके हैं। जफर ने जवाब दिया तो मैं और बड़े दादा सर हिलाने लगे। बड़े दादा, आपके पास मुखिया या विक्रम की कोई तस्वीर है? कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया तो मैंने बड़े दादा से पूछा। हाँ, एक तस्वीर थी विक्रम की मेरे पास। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो विक्रम मेरा क्लास फेलो था। इस वक्त हमारे स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। इस टीम में मैं और विक्रम भी शामिल थे। विक्रम हमारा कप्तान था। उस वक्त की एक तस्वीर है मेरे पास। ना जाने कहाँ रखी होगी, ढूंढता हूँ। बड़े दादा ये कहते हुए पलंग से नीचे उतरे और किताबों के रैक के पास पहुंचकर तस्वीर ढूंढने लगे। अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने देखी थी, वो तस्वीर ना जाने कहाँ रख दी थी। बड़े दादा तस्वीर ढूंढने के साथ बड़बड़ा भी रहे थे। ओह, ये रही, इस किताब के नीचे रख दी थी। बड़े दादा एक किताब के अंदर से एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को साफ करते हुए हमारे पास आए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मैं और विक्रम 5वीं क्लास में थे और स्कूल की फुटबॉल टीम में भी हम दोनों साथ खेलते थे। बड़े दादा ने तस्वीर मेरी जानिब बढ़ाई तो मैंने हाथ बढ़ाकर तस्वीर बड़े दादा से ले ली और तस्वीर देखने लगा। ये मैं हूँ और ये ट्रॉफी उठाए हुए विक्रम है, मुखिया का बेटा। बड़े दादा ने उंगली रखकर अपनी और विक्रम की तस्वीर की जानिब इशारा किया। मैं बगौर मैं बगौर विक्रम को देखने लगा। चौड़ी पेशानी का 10-11 साल का खूबसूरत सा लड़का, काफी ज़हीन मालूम होता था। तस्वीर देखने के बाद मैंने तस्वीर जफर की जानिब बढ़ाई और विक्रम की तस्वीर पर उंगली रखकर जफर को विक्रम का बताया। जफर भी विक्रम की तस्वीर को गौर से देखने लगा। विक्रम की तस्वीर देखते ही जफर की आंखों में हैरत उतर आई। खैरियत जफर, क्या हुआ? ये ये विक्रम है? हाँ, क्यों? खैरियत तो है ना? मैंने इसे देखा है। अगर विक्रम आज जिंदा होगा तो बड़े दादा की उम्र का होगा, मैंने जफर को जवाब दिया। मगर जफर ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वो अपना मोबाइल निकाल कर उसमें एल्बम का ऑप्शन खोलने लगा। फिर उसने एक तस्वीर मोबाइल की स्क्रीन पर रोशन की और विक्रम की तस्वीर से इस तस्वीर को मिलाने लगा। देखिए, यही विक्रम है। जफर अपना मोबाइल मुझे देता हुआ बोला। मैंने हाथ बढ़ाकर जफर से उसका मोबाइल लिया और दूसरे हाथ से बड़े दादा की दी हुई तस्वीर पकड़ी और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। मोबाइल की स्क्रीन पर 80-90 साल के एक बूढ़े की तस्वीर थी। मैंने दूसरी नजर बड़े दादा की दी हुई तस्वीर में विक्रम पर डाली तो मैं उछल पड़ा। वो बूढ़ा 100% विक्रम ही था। ये तो वाकई विक्रम के बुढ़ापे की तस्वीर है, ये मैं बोला। तो बड़े दादा भी जल्दी से मेरे करीब आए और दोनों तस्वीर को बगौर देखने लगे। ये ये विक्रम ही है, देखिए, ये विक्रम के बाएं आंख के नीचे चोट का निशान। ये हमारे साथ खेलते हुए से चोट लग गई थी। ये निशान इस बूढ़े की बाएं आंख के नीचे भी है। वो काफी मध्यम पड़ गया है मगर साफ नजर आ रहा है। ये 100% विक्रम ही है, बड़े दादा जोश में बोले। ये कौन है? मैंने जफर से पूछा। ये सीमा के दादा हुजूर हैं जिनका पिछले साल इंतकाल हो गया। ओह, तो इसका मतलब है बड़े दादा के ये बात बिल्कुल सही है कि विक्रम को लाहौर में किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो इस्लाम कबूल करके लाहौर ही में रुक गया था। मैंने कहा, हाँ, सीमा उसी विक्रम की पोती है। इस तरह सीमा का ताल्लुक मुखिया के घराने से है। बड़े दादा ने भी रुकमा दिया। इसीलिए सीमा में मौजूद राजेश ओझा सीमा के जरिए इसके सारे खानदान को हुंजा आने की दावत दे रहा था। लेकिन राजेश ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? राजेश ने तुम्हें इसलिए मारने की कोशिश की कि सीमा के अंदर रहते हुए उससे सीमा की तुमसे मोहब्बत को महसूस कर लिया।
लिहाजा जैसे उससे उसकी मोहब्बत छीन ली गई थी, वो सीमा से भी उसकी मोहब्बत को छीन लेना चाहता है। अब क्या होगा? सीमा को राजेश ओझा से कैसे छुटकारा दिलाया जाए? जफर कुछ देर बाद बोला, बड़े दादा, इस मसले का कोई हल है? मैंने जफर की बात की जानिब इशारा करते हुए बड़े दादा से पूछा। इसका हल पंडित स्वामी नारायण के पास हो सकता है, बड़े दादा ने जवाब दिया। पंडित स्वामी नारायण? मैंने सवालिया लहजे में बड़े दादा से पूछा। अभी भी हुंजा में काफी हिंदू आबाद हैं। पंडित स्वामी नारायण इनके मजहबी रहनुमा हैं। पंडित जी कहाँ मिलेंगे? मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को पंडित स्वामी नारायण के घर। मेरा काफी अच्छा दोस्त है पंडित। जरीना, आप ऐसा करें कि वापस घर सीमा के पास चली जाएं। जफर ने अपना वॉलेट से कुछ रकम निकालकर जरीना को देते हुए कहा, तो जरीना जफर से रकम लेकर सर हिलाने लगी। चलिए पंडित स्वामी नारायण से भी मिल लेते हैं। चंद मिनट की ड्राइव के बाद हम एक ऐसी कॉलोनी में पहुंच गए जहां काफी घर मौजूद थे, जो छोटे छोटे और पुरानी तर्ज के बने हुए थे। बड़े दादा की रहनुमाई में जफर कार को एक पुरानी तर्ज की इमारत के सामने ले आया और कार इमारत के सामने रोक दी। ये कदीम मंदिर है और मंदिर के साथ ही पंडित स्वामी नारायण का घर है। बड़े दादा ये कहते हुए कार से उतर गए। उनकी तकलीद में मैं और जफर भी कार से बाहर निकले। बड़े दादा लाठी टेकते हुए एक पुराने तर्ज के मकान के मुनक्कश दरवाजे के पास पहुंचे और अपनी लाठी से दरवाजा खटखटाते हुए जोर से आवाज लगाई, पंडित ओ पंडित। फौरन ही दरवाजा खुल गया और सफेद धोती कुर्ते में मलबूस, माथे पर तिलक लगाए हुए एक चाक और चौबंद बूढ़ा बाहर आया। आहा, आज खान सजावल कैसे गरीब के घर तशरीफ ले आए? बाहर निकलने वाले शख्स ने बड़े दादा को देखते हुए कहा, मेहमान लेकर आया हूँ पंडित। मेहमान? मैं अभी बैठक खोलता हूँ। इतना कहकर पंडित स्वामी नारायण दोबारा घर में घुस गया। पंडित मेरा बहुत बेतकल्लुफ दोस्त है जी, वो आप लोगों की गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप लोगों का ख्याल कर लिया पंडित ने, वरना वो मेरी आने की खुशी में यही रक्स शुरू कर देता, बड़े दादा बोले। आइए आइए। पंडित स्वामी नारायण अपने घर के बराबर का बना हुआ एक और दरवाजा खोलकर दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोला। तो बड़े दादा, मैं और जफर पंडित स्वामी नारायण के करीब पहुंचे। मैंने और जफर ने पंडित से हाथ मिलाया, जबकि बड़े दादा पंडित से लिपट गए। सलाम दुआ के बाद हम सब बैठक में दाखिल हुए। बैठक में दाखिल होकर मैंने देखा कि बैठक में चारपाइयां रखी हुई हैं, जिन पर सफेद चादरें बिछी हुई थी। दीवारें दीवारों पर काफी तस्वीरें लगी हुई थी और इन तस्वीरों पर फूलों के हार पड़े हुए थे। वो तस्वीरें पंडित स्वामीनारायण के पुरखों की थीं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बैठक के एक कोने में एक मेज रखी हुई थी, जिस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। इनके सामने अगरबत्ती जल रही थी, जिसके मध्यम मध्यम महक पूरे बैठक में फैली हुई थी। पंडित स्वामी नारायण के इशारे पर हम तीनों चारपाइयों पर पैर लटकाकर बैठ गए। हाँ सजावट, चाय पिएगा या ठंडा बनवाऊं? हम सब के बैठने के बाद पंडित ने कहा, नहीं नारायण, तकल्लुफ मत कर, ये बच्चे तेरे पास एक अहम काम से आए हैं। जी, क्या काम है आपको? वो वो राजेश ओझा वापिस आ गया है, मैंने हकलाकर जुमला मुकम्मल किया। क्या? क्या कहा? मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे मुंह से राजेश ओझा का नाम सुनते ही पंडित स्वामी नारायण उछल पड़ा। क्या नाम लिया तुमने? आराम से बैठो नारायण, बड़े दादा ने पंडित का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा। ये क्या कह रहा है? पंडित के चेहरे पर अब भी हवाएं उड़ रही थी। ये सही कह रहा है, राजेश ओझा वापस आ गया है। ओह भगवान, ये कैसे हो गया? पंडित स्वामीनारायण के पूछने पर मैंने सीमा पर राजेश ओझा के काबिज होने की सारी दास्तान सुना दी और साथ यह भी बता दिया कि सीमा का ताल्लुक मुखिया की नस्ल से है।
हाँ, राजेश के पास काले जादू की शक्तियां थी। उसने कसम खाई थी कि वह मुखिया के सारे खानदान वालों को मृत्यु दंड देगा। पंडित बड़बड़ाया। हम राजेश से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? मैंने पंडित से पूछा। जब राजेश को मृत्यु दंड दिया गया तो इस मंदिर में मेरे पिताजी पंडित थे। उन्होंने राजेश के बारे में काफी रिसर्च की थी और अपनी डायरी में वो तरीका और मंत्र लिख दिया था जिसके जरिए राजेश के कब्जे से सीमा को छुड़ाया जा सकता है और राजेश को मजबूर किया जा सकता है कि वह वापस अपनी मूर्ति में चला जाए। पंडित स्वामीनारायण ने जवाब दिया और उठकर बैठक के अंदरूनी दरवाजे को खोलकर घर के अंदर चला गया। पंडित के जाने के बाद हम सब खामोश बैठे रहे। कुछ ही देर बाद पंडित वापस बैठक में आया। उसके हाथ में एक काले रंग की डायरी थी जिसे वर्क पलटते हुए पंडित कुछ पढ़ रहा था। इस डायरी में बड़ी तफसील से वो तरीका लिखा है जिसके जरिए हम राजेश को दोबारा उसकी मूर्ति में भेज सकते हैं। पंडित स्वामीनारायण हमारे साथ बैठते हुए बोला। क्या तरीका है? मैंने पूछा। आप संस्कृत जानते हैं? पंडित ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय खुद सवाल कर दिया। जी, मैं अच्छी तरह संस्कृत जानता हूँ। क्यों? मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने ये डायरी संस्कृत में लिखी है। ऐतराज ना हो तो मुझे दिखाइए, मुझे काफी अच्छी संस्कृत आती है। मैंने कहा तो पंडित ने डायरी मेरे हवाले कर दी। मैंने पंडित के हाथ से डायरी ली और उसे पढ़ने लगा। पंडित के पिताजी ने काफी तफसील के साथ राजेश के हवाले से लिखा था कि किस तरह उसे मृत्यु दंड दिया गया और मरते हुए उसने किस तरह कसम उठाई। आखिर में उन्होंने राजेश की काली शक्तियों से बचने के लिए मंत्र भी लिखे थे। मैं डायरी को पढ़ने लगा। इसकी रूह से तो हम सीमा को राजेश से छुड़ाने का अमल अमावस की रात को ही कर सकते हैं। डायरी पढ़ने के बाद मैंने डायरी पंडित को वापस करते हुए कहा। हाँ, और भगवान की कृपा से कल की रात ही अमावस की रात है, पंडित ने जवाब दिया। उसका मतलब था कि पंडित स्वामी नारायण भी संस्कृत अच्छी तरह जानता था। उसने भी डायरी पढ़ रखी थी। शायद वो नहीं चाहता था कि मंत्र के बारे में बड़े दादा और जफर को कुछ मालूम हो, इसीलिए उसने मुझे खुद कुछ बताने के बजाय मुझे डायरी पढ़ने के लिए दे दी थी। हाँ, कल रात ही अमावस है, तो फिर हम कल रात ही अमल कर लेते हैं, मैंने पंडित से कहा। कल रात को 11 बजे तक सीमा को काली माता के मंदिर में ले आइए ताकि हम महाराजेश के काले जादू का तोड़ कर सकें। काली माता के मंदिर में क्यों? जफर जो इतनी देर से खामोश बैठा था बोल उठा। राजेश काली माता का भक्त था। उसे काली माता के सामने ही मजबूर किया जा सकता है कि वो सीमा को छोड़ दे, मैंने जवाब दिया। तो जफर इस बात में सर हिलाने लगा। मैं मंदिर की सफाई कर लूंगा और दीगर इंतजाम भी मुकम्मल कर लूंगा। आप लोग बस सीमा को लेकर किसी तरह कल रात को काली माता के मंदिर में पहुंच जाएं। पंडित बोला। क्यों, क्या काली माता के मंदिर पहुंचना मुश्किल है? जफर ने पंडित की बात सुनकर कहा। मंदिर जंगल के अंदर है जहाँ का रास्ता भी काफी कठिन है। इसके अलावा सीमा के अंदर मौजूद राजेश किसी भी हाल में सीमा को काली माता के मंदिर में नहीं जाने देगा। फिर फिर हम सीमा को कैसे मंदिर लेकर पहुंचेंगे? जफर परेशान हो गया। हम सीमा को बेहोश करके मंदिर तक ले जाएंगे, मैंने जफर की परेशानी दूर की। हाँ, ये ठीक रहेगा, पंडित ने भी मेरी बात की तायीद की। जंगल में हवाएं तेज तेज चल रही थी। हर सू अंधेरा छाया हुआ था। हमारे पैरों तले के पत्ते चरमरा रहे थे। मैं और जफर स्ट्रेचर थामे जंगल के पुरपतल रास्तों पर रवा दवा थे। स्ट्रेचर पर बेहोशी की हालत में सीमा लेटी हुई थी। हमारे आगे एक बड़ा सा गैस लैंप लिए हुए दादा चल रहे थे। गैस लैंप की रोशनी में हमें रास्ता साफ नजर आ रहा था। हम चारों काली माता के मंदिर जा रहे थे। मैंने बड़े दादा को मना किया कि वो हमारे साथ ना आए, मगर बड़े दादा ना माने और जबरदस्ती हमारे साथ काली माता के मंदिर जाने की जिद करने लगे। बड़े दादा जोश में भरे हुए तेज तेज कदम उठा रहे थे। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एक पुरानी तर्ज की इमारत नजर आई। शायद कदीम जमाने में ये इमारत काफी पुरशिकवा रही होगी, मगर
उस वक्त वो इमारत किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी। इसी वक्त किसी गीदड़ के दहाड़ने की आवाज फिजा में गूंजी तो जफर के हाथ से स्ट्रेचर लड़खड़ा गया। एहतियात से जफर, मैंने जफर को तंबी की। हाँ, 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 असल में मुझको जंगल की दहशत का असर हो रहा है, जफर ने जवाब दिया। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, इंशाल्लाह डर दिल से निकल जाएगा, मैंने जफर से कहा। तो जफर सर हिलाने लगा। बस मंदिर भी आया ही जाता है, मैंने दोबारा जफर से कहा। बड़े दादा मंदिर के सामने पहुंच कर रुक गए। मैं और जफर भी इनके पास पहुंच कर रुक गए। हमारे पहुंचने के बाद बड़े दादा मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे मैं और जफर भी स्ट्रेचर पर लेटी सीमा को लेकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए। मंदिर के अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि मंदिर की दीवार के साथ काली माता की 10 हाथों वाली मूर्ति रखी है। सिर्फ सिर्फ जबान निकालती और अपनी बड़ी बड़ी पाक आंखों से घूरती काली माता की मूर्ति इस डरावने माहौल को मजीद हैबतनाक बना रही थी। मंदिर के वसत में बहुत सारी मोमबत्तियां एक बड़े से गोल दायरे में रखी जल रही थी। उन्हीं मोमबत्तियों की रोशनी से मंदिर रोशन था। काली माता के सामने पंडित स्वामी नारायण हवन, एक मखसूस अंगीठी जिसमें आग जल रही होती है, हिंदू इसे मुकद्दस मानते हैं, के सामने बैठा था। हवन में आग जल रही थी और पंडित इस आग के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। हमें मंदिर में आता देखकर पंडित अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने हाथ के इशारे से सीमा का स्ट्रेचर मोमबत्तियों के दरमियान रखने का कहा। मैंने और जफर ने एहतियात के साथ स्ट्रेचर मोमबत्तियों के हिसार में रख दिया। स्ट्रेचर रखने के बाद हम दोनों मोमबत्तियों के हिसार से बाहर आ गए। पंडित ने हाथ के इशारे से बड़े दादा और जफर को मंदिर के दीवार के साथ खड़ा होने का कहा और मुझे मोमबत्तियों से कुछ फासले पर खड़े होने का कहा और इशारे से बताया कि वो मंत्र शुरू कर रहा है। मैंने इस बात में सर हिलाकर पंडित को जवाब दिया। पंडित ने पहले काली माता की मूर्ति को प्रणाम किया, फिर हवन के सामने बैठकर मंत्र लापने लगा। पंडित तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। मैंने भी अपनी जेब में हाथ डालकर आयत कुरानी के नक्श को मजबूती से पकड़ लिया। मुझे यकीन था कि राजेश इतनी आसानी से सीमा का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो यकीनन मजामत करेगा। सीमा बेहोशी की हालत में मोमबत्तियों के इज़ार में लेटी थी। बड़े दादा और जफर आंखें फाड़े सीमा को घूर रहे थे। जफर के चेहरे पर परेशानी और उम्मीद के मुतजाद लकीरें थी। मैं भी सीमा को बगौर देख रहा था। मेरे कान पंडित की आवाज पर लगे हुए थे। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए हवन की आग में थोड़ा सा घी डाला तो आग एकदम भड़क उठी। शोला बुलंद होने लगे। इसी वक्त सीमा ने भी आंखें खोल दी और वो उठकर बैठ गई। जैसे ही सीमा के अंदर मौजूद राजेश को सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो वे एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर राजेश ने गैर आलूद नजर हम सब पर डाली, फिर उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। चीख इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए। और राजेश ने चीख मारने के बाद अपने हाथ बुलंद किए। जैसे ही राजेश ने अपने हाथ बुलंद किए वो फिजा में उठने लगा। फिजा उठने के बाद राजेश तेजी के साथ हवा में उड़ता हुआ मोमबत्तियों के इशार से बाहर की जानिब निकलने के लिए लपका। मगर जैसे ही वो मोमबत्तियों के करीब आया, मोमबत्तियों की लो एकदम इतनी तेज हो गई कि मोमबत्तियों से निकलने वाली आग ने राजेश को हिसार से ना निकलने दिया। राजेश फौरन हिसार के दूसरी जानिब लपका, मगर उस जानिब की मोमबत्तियों की लो भी आग के शोलों में तब्दील हो गई और इन शोलों ने राजेश के हिसार से बाहर निकलने का रास्ता मसदूद कर दिया। हिसार से बाहर निकलने पर नाकामी पर राजेश झिंझला गया और उसने पंडित की जानिब देखते हुए फिर एक चीख मारी और साथ ही मंदिर की छत की जानिब देखते हुए एक तेज फूंक मारी। जैसे ही राजेश ने फूंक मारी, मंदिर के अंदर हवाएं चलने लगी। हवा तेज से तेज तर होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे तेज आंधी चल रही हो। मंदिर में धुआं मट्टी का एक तूफान उठ रहा था। तेज हवा की वजह से मंदिर में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। बड़े दादा और जफर मंदिर के दीवार से चिपक के खड़े तेज हवा का मुकाबला कर रहे थे।
इनके कदम बार बार उखड़ जाते मगर फिर वो मजबूती से जमीन पर कदम जमा लेते। मेरे लिए भी मंदिर के फर्श पर कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने दांत जोर से भींचे और नक्श को मजबूती से थामा और अपने उखड़े कदम मंदिर के फर्श पर जमाने की कोशिश करने लगा। पंडित स्वामी नारायण भी तेज हवा से परेशान था। हवा बार बार पंडित को पीछे की तरफ धकेल रही थी, मगर पंडित फिर भी मजबूती से अपनी जगह जमा मंत्र अलाप रहा था। हैरत अंगेज तौर पर इतनी तेज हवा के बावजूद मोमबत्तियां जल रही थी। हवा इन मोमबत्तियों की रोशनी को बुझा नहीं पा रही थी। इसी तरह हवन में आग भी जल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आंधी का जोर टूट गया। इतनी तेज आंधी के बावजूद हम सब अपनी जगह जमे खड़े रहे। अपना ये वार खाली जाता देखकर राजेश उदा पागल हो गया। वो जोर जोर से झाड़ने लगा। पंडित स्वामी नारायण ने मुझे इशारा किया तो मैंने नक्श अपने हाथ में पकड़ा और उसका रुख राजेश की जानिब किया। नक्श देखकर राजेश उधर डर गया। जाओ, चले जाओ, वापिस अपनी मूर्ति में चले जाओ, छोड़ दो सीमा को। मैंने नक्श राजेश के चेहरे के सामने किया तो राजेश के मुंह से डरी डरी चीखें निकलने लगी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर मोमबत्तियों की लौ ने इसे मजीद पीछे हटने से रोक दिया। राजेश बुरी तरह चीख रहा था। अचानक राजेश ऊपर की जानिब उठने लगा। इसी वक्त पंडित स्वामी नारायण ने काली माता के सामने रखे सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर पिसा में उछाला तो वो सिंदूर सीधा राजेश ओदा की जाने गया। जैसे ही सिंदूर राजेश के बदन पर पड़ा, सीमा के अंदर काबिज राजेश ओदा ने एक तेज चीख मारी और फिर सीमा के मुंह, नाक और कानों से सियाह धुआं निकलने लगा। जब सीमा के अंदर से सारा सियाह धुआं निकल गया तो सीमा धड़ाम से फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी और सियाह धुआं ने एक इंसानी छवि बना ली। वो इंसानी छवि राजेश ओदा की थी। राजेश ओदा सीधा अपनी मूर्ति तक पहुंचा और सारा सियाह धुआं मूर्ति में समा गया। जैसे ही सारा धुआं मूर्ति के अंदर गया, पंडित इंतहाई तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसने सिया मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और अपने गले में पड़े सिया धागे को निकालकर मूर्ति के गिर्द इस तरह लपेटने लगा जैसे किसी इंसान को जंजीरों में जकड़ा जाता है। मूर्ति के गिर्द सिया धागा लपेटने के बाद पंडित ने फातिहाना अंदाज में हमारी जानिब देखा। मैंने पंडित की जानिब देखने के बाद जफर को इशारा किया कि वो सीमा को संभाले, जो बेहोशी की हालत में मंदिर के फर्श पर पड़ी थी। मेरा इशारा पाते ही जफर लपक कर सीमा तक पहुंचा और सीमा का सर अपनी गोद में रख लिया और उसे होश में लाने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद सीमा को होश आ गया। सीमा को होश आते ही जफर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। सीमा बहुत निढाल हो रही थी। वो जफर का सहारा लेकर खड़ी हो गई, मगर इसकी टांगें गरज रही थी। अब सीमा राजेश के असर से आजाद है। पंडित हमारे करीब आते हुए बोला, राजेश दोबारा अपनी मूर्ति के अंदर चला गया है। इस मूर्ति को नष्ट और नाबूद कर देना चाहिए ताकि बाद में कभी राजेश वापिस आ सके। जफर पंडित की बात सुनकर बोला, इस मूर्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। पंडित ने जवाब दिया, क्यों? राजेश चौधर के पास भी बड़ी ताकत है। वो काली शक्तियों का माहिर है और फिर राजेश के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। उसने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, कोई जुर्म तो नहीं किया था। पंडित पंडित बोला, इसका मतलब है राजेश फिर कभी वापस आकर नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े दादाजी इतनी देर खामोश थे, बोल पड़े, राजेश सिर्फ मुखिया के खानदान का दुश्मन है। वो किसी और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंडित बड़े दादा की बात सुनकर बोला, लेकिन मुखिया के खानदान का दुश्मन तो वो रहेगा ना। बड़े दादा हुज्जत करते हुए बोले, राजेश कभी भी हुंसा वैली से बाहर नहीं जा सकता। मुखिया के खानदान के किसी भी फर्द को चाहिए कि वो कभी भूल से भी हुंजा वैली का रुख ना करे। पंडित ने जवाब दिया, इसका मतलब है जफर और सीमा फौरन से पेशतर हुंजा वैली छोड़कर वापस चले जाएं। मैंने पंडित से पूछा, इन दोनों के हक में यही बेहतर रहेगा। पंडित ने जवाब दिया, इस मूर्ति का क्या करोगे? बड़े दादा ने पंडित से पूछा, इस मूर्ति को मैं जमीन की गहराई में दफन कर दूंगा। पंडित ने अपने हाथ में पकड़ी सी मूर्ति को लहराते हुए जवाब दिया, मैं कल सुबह ही मुंजा छोड़ दूंगा। सफर पंडित की बात सुनकर बोला, और तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? मैं कंपनी को साफ जवाब दे दूंगा कि मैं हुंजा में नहीं रह सकता।
किसी दूसरे शख्स को ये प्रोजेक्ट सौंप दिया जाए। अगर कंपनी ने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना ये नौकरी छोड़ दूंगा। जिंदगी रही तो और बहुत नौकरियां मिल जाएंगी। जफर ने तफसील से जवाब दिया तो मैं भी इत्मीनान से सर हिलाने लगा। अगली सुबह सफर और सीमा इस्लामाबाद जा रहे थे। जहाज आहिस्ता आहिस्ता हुंसा से दूर होता जा रहा था। मैंने जहाज की खिड़की से बाहर हुंसा वैली की सरसब्ज वादियों को देखा, जहाँ रंग बिरंगे फूल लहरा रहे थे, और इन्हीं लहराते फूलों की सरजमीन में किसी गहराई में राजेश उदा अपनी तमाम काली शक्तियों के साथ मदफून था। मैंने जहाज की नफूस तक अपनी पूंछ लगाई और अपना सर पीछे करके जहाज की सीट पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली।